तो ये जो है ये हम यहाँ तक हम कल देख चुके हुए हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो इससे ऑनवर्ड जो है ना वो अब हमने करना है। तो कोशिश करेंगे कि आज ये जो है ना ये इसको हम वाइंड अप कर लें। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बात करनी थी कंप्यूटराइज, आज हमने बात करनी फाइल कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम प्रोसेसिंग। एक्चुअली ये इसकी इसकी लॉजिक क्या थी कि जो डाटा था उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे कि फाइल बना लेते थे। अब उसमें क्या है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में एक उसमें हमारे पास जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस है, और उसके अलावा दूसरा जो है वो एग्जामिनेशन है, और इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास है फाइनेंस का ऑफिस है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि इनका जितना डाटा ना रजिस्ट्रार ऑफिस एक फाइल बना लेगा, उसमें सारा डाटा स्टोर करता जाएगा। इसी तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, उसकी एक फाइल होगी, और फिर फाइनेंस की एक फाइल होगी। तो इनफैक्ट क्या होगा कि ये अच्छा, उसके साथ भी ये करना पड़ेगा कि इनका इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो फ्रंट एंड जिसको कि आमतौर पर हम कह देते हैं, वो भी इनका अपना होगा। इन जो स्टार ऑफिस अपना अपना यूज़ करेगा, वो कुछ थोड़ा सा ना इस फॉर्म में बन जाएगा कि ये जो है ये रजिस्ट्रार की फ़ाइल है, ये जो है ये एग्जामिनेशन की फ़ाइल है, और ये जो है ये फाइनेंस की फ़ाइल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये इनकी एप्लीकेशन हैं, जिनके ज़रिए इन फाइल को एक्सेस किया जा रहा है। अब इस अप्रोच में सबसे बड़ा इशू जो है ना वो क्या है कि ये जो डाटा है ना आपका, ये एक तरह से कह देना कि एक नहीं है, दिस इज नॉट वन डाटा, दिस आर थ्री डिफरेंट फाइल्स। अच्छा, फर्स्ट करें कि एक स्टूडेंट आता है। आप उस स्टूडेंट का सबसे पहले जो है ना उसका क्या होता है कि वो जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है वो उसकी इनरोलमेंट करता है। तो इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि वो उसको एक आईडी साइन करता है, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितनी देर वो उस प्रोग्राम में इनरोल रहता है या पढ़ रहा होता है, तो उतनी देर में वो जो अ, उसकी आईडी है वो हर तरह के रेफरेंस के लिए जो वो यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जो है ना वो फिर एग्जामिनेशन को वो रिकॉर्ड जो है ना वो दे देता है। इसी तरह से वो फाइनेंस के साथ भी शेयर कर देता है कि ये स्टूडेंट जो है ये इस आईडी के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर हुआ होगा। अच्छा, फर्ज करें एक सिनेरियो डिस्कस करें कि एक स्टूडेंट आता है, वो कहते हैं जी मेरे जो नेम के स्पेलिंग्स है ना वो गलत हैं, जो लिखे हुए हैं ना वो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे नाम के स्पेलिंग जो है ना वो चेंज कर दें। अच्छा, अब उसका उसका जो है वो हल क्या है, उसका उसका ये है कि जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है वो क्या करता है कि वो अपनी फाइल में चेंज कर देता है। अच्छा, उसके बाद यही चेंज जो है ना ये दूसरी और दो फाइलों में भी होनी चाहिए, यानी कि 3 दफ़ा ये प्रोसेस जो रिपीट होगा। और किसी वजह से अगर प्रोसेस रिपीट नहीं हो सकता, ये तीनों फाइलें अपडेट नहीं हो सकती, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इसके अंदर जो है इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। ये जो डाटा है यानी कि फर्ज करें कि एक फाइल में उसका रिकॉर्ड कुछ और होगा, दूसरी में कुछ और होगा, तीसरी में कुछ और होगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये एक एक तरह से एक काफ़ी इनको इशू बन जाएगा। किसी स्टेज पे अगर वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो पता चलेगा कि नहीं, वो रिकॉर्ड ही कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, ये पुराना था, पुराना मतलब अब तो खैर ये अप्रोच जो है ना वो यूज़ नहीं होती है। दिस इज़ वेरी ओल्ड वन। जिस वक्त कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत इन्फेंसी में थी उस वक्त की बात है ये। लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि पता चले कि हम इस अप्रोच से हमने शिफ्ट क्यों किया था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज की वजह से जो है ना वो हमने इसको जो है वो इम्प्रूव किया, और फिर हम ये डेटाबेस अप्रोच की तरफ जो है वो आए। अच्छा, ये फाइल बेस में क्या है कि इसको कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट परफॉर्म सर्विसेज टू द एंड यूजर रिपोर्ट्स, प्रोग्राम डिफाइन एंड मैनेज ओन डाटा। ये जो हमने फाइल की बात की थी ना कि हर हर डिपार्टमेंट की अपनी फाइल होगी, तो उसका मतलब ये है कि हर प्रोग्राम का अपना खुद से डाटा मैनेज कर रहा होगा, वो किसी और पे डिपेंड जो है वो नहीं कर रहा होगा। तो ये उसकी एक और एग्जांपल है उसकी, ये आप देख सकते हैं। एक सेल का डिपार्टमेंट है, दूसरा कॉन्टैक्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो ये सेल्स की फाइल है, ये कॉन्टैक्ट की फाइल है, दोनों जो है वो सेपरेट है। ये वो एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप इस डाटा को जो है हैंडल कर रहे हैं। कंप्यूटर पे जाहिर सी बात ये चल रही है ना, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, ताकि हम इजीली डाटा जो है ना वो हम उसको रिट्रीव कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो है सेल्स की फाइल में किस तरह का डाटा है कि उसमें ये आप कह सकते हैं कि तीन तीन टेबल्स होंगे। प्रॉपर्टी फॉर रेंट है,
उसमें प्रॉपर्टी नंबर आ जाता है, स्ट्रीट नंबर आ जाता है, सिटी आ जाता है, पोस्ट कोड, टाइप, रूम्स, रेंट, ओनर नंबर। इस तरह से ओनर है तो ओनर नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर। इस तरह से क्लाइंट आ जाता है जो कि रेंट के लिए आ रहा है, तो क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, प्रेफरेंस टाइप, मैक्स रेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, ये वो हैं जो कि जो ऑलरेडी रेंटेड हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेंटेड है, ये उनको डील करता है। तो लीज नंबर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, क्लाइंट किस क्लाइंट के पास है, उसका रेंट कितना है, पेमेंट मेथड क्या है, डिपॉजिट कितना हुआ है, पेड है, अनपेड है, रेंट स्टार्ट रेंट कितना है, रेंट फिनिश कितना है, ड्यूरेशन कितना था, ये चीज़ है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, ये वही है। यहाँ पे जो जिस तरह से हमने कहा था, तो इसमें से देखें कुछ जो फील्ड्स हैं वही हैं। और क्लाइंट का भी इसी तरह से है कि किस क्लाइंट के पास है, और उसका फादर नेम, ये इस तरह से सारा लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो अम, जैसे ये अगर आप टेबल देखें प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तो ये सेम है, क्लाइंट का भी टेबल जो है वो सेम है। लेकिन इसमें जो फील्ड्स हैं, ये जो हमें ये इस तरह से कॉमा के बाद ये लिखा हुआ है ना, इसको हम फील्ड कहते हैं। दीज आर फील्ड्स। तो ये एक्चुअली जो जिस तरह से एक एंटिटी है, अगर हम इसको एक एंटिटी कंसीडर कर लें, एंटिटी की जो ये क्या होती है, ये हम इसको आगे चल के डिटेल्स, हम इसको काफ़ी डिटेल से इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये उसकी और आमतौर पे क्या करते हैं कि एक एंटिटी को हम एक टेबल से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जब रिकॉर्ड सेव होगा, जब जाहिर बात है ये डेटाबेस में तो उसमें तो रिकॉर्ड सेव होना है ना, तो उसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी का कोई नंबर होगा, और इस तरह से स्ट्रीट नंबर होगा। यहाँ पे तो सिर्फ फील्ड्स के नाम दिए हुए, जनरली उसको जेनेरिकली उसको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो नहीं दी हुई। लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड में क्या होगी, ये इस तरह से है कि जैसे आप टेबल बनाते हैं ना, फर्स्ट करें कि आप टेबल आपने कोई एक्सेल में, वर्ड में या एक टेबल बनाया है, तो उसमें टेबल एक उसके टॉप टॉप रो होती है, जिसमें कि टेबल हेडिंग होती है कि ये जो कॉलम है ये किस लिए के लिए है। तो ये आप समझ लें कि ये जो फील्ड्स हैं ये एक्चुअली ये, तो ये जो है ना, ये इस तरह से मतलब समझ लें कि जो कॉलम है उनके उनके नेम जो है ना इस तरह से। तो आप ये देखें कि दोनों दोनों जो ये दोनों मॉड्यूल्स हैं, ये दोनों फाइल्स में डिफरेंट डाटा जो है ना वो सेव हो रहा है, सेम नहीं है। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा इशू जो है वो इसके अंदर जो है वो आ सकता है। अच्छा। तो ये जो है ये इस तरह से जो है इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये उन्होंने बताया कि ये जी ऑर्डर्स का डिपार्टमेंट है, ये अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है। आमतौर पे कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें अकाउंटिंग का, पेरोल का, और इस तरह से जो उनके फंक्शन से जो उनका फंक्शन है उससे रिलेटेड कोई ना कोई होता है। जैसे ऑर्डर्स का मतलब ये है कि कोई कंपनी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही है, तो उसके उसका है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि ये प्रोग्राम्स हैं जो इनके डिफरेंट फंक्शंस के लिए हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये 3 फाइल्स उन्होंने की हुई हैं, कस्टमर मास्टर फाइल, इन्वेंट्री मास्टर फाइल, बैक ऑर्डर फाइल। तो इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से है। और यहाँ पे आप देखिए कुछ फाइल जो है ना, जैसे कस्टमर मास्टर फाइल है, वो इनके पास भी है और इनके पास भी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी है और ऑर्डर्स डिपार्टमेंट के पास भी है। इसी तरह से पेरोल की जो फाइल, पेरोल में देखें तो इसमें एम्प्लॉयज का सारा है। तो अब इसमें जो इशू आता है वो ये आता है कि इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। ये जैसे आप कहते हैं कि सिंगल एक फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये सेपरेट है। यूजर को शायद ये लग रहा होगा कि ये एक एक मतलब एक सिंगल है, लेकिन ये सिंगल नहीं है, दीज आर डिफरेंट फाइल्स। अच्छा, तो वो मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। एक इसमें इशू जो ये आ सकता है कि ये डाटा डुप्लीकेट हो रहा है। अब ये देखें कि ये अकाउंटिंग वाले अपना मेंटेन कर रहे हैं और ऑर्डर्स वाले अपना मेंटेन कर रहे हैं, तो इस डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जो है ना ये एक ही होना चाहिए, अकाउंटिंग वाले भी इसी फाइल से डाटा को एक्सेस करें और ऑर्डर्स वाले भी इसी को एक्सेस करें। तो ये तो इसका पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान मैंने आपको ये बताया था कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि डाटा इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी थी कि अगर किसी कस्टमर की अगर आप कोई अपडेट करते हैं रिकॉर्ड, तो अगर वो इधर हो गया है और यहाँ पे नहीं हुआ, तो वो इनकंसिस्टेंट जो है ना वो रिकॉर्ड है ना वो आ सकते हैं। इसके अलावा के इशूज हैं उसको हम देखते हैं कि इसमें सेपरेशन है और आइसोलेशन है, कि हर डाटा जो है ना वो अलग-अलग फाइल अलग-अलग है। तो एक तरह की आइसोलेशन जो है क्रिएट होगी, डुप्लीकेशन हो सकती है।
प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब है कि आपने अगर डाटा में कुछ चेंज आई है, उसके अंदर कुछ चेंज है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोग्राम में भी चेंज करनी पड़ती है, या प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो फिर आपको अपने फाइल स्ट्रक्चर में भी चेंज करनी पड़ती है। आप फिक्स क्यूरीज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई क्यूरीज जो है ना वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। प्रोलिफरेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, और ये है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके अंदर नहीं होती, और डाटा जो है ना वो जो है ना वो शेयर उसमें शेयरिंग में इशू होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर फर्ज करें कि मल्टी मल्टी यूजर का एक्सेस का मतलब ये है कि हम अगर एक ही रिकॉर्ड को कोई एक से ज़्यादा यूज़र एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हैं, तो आमतौर पे इस तरह से होता है कि दो ऑपरेशन होते हैं, तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक इसमें कहते हैं कि जी रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होता है, और दूसरा जो है वो ये होता है कि जी अपडेट होती है, और तीसरा ये होता है कि डिलीट हो सकता है, और इसके अलावा चौथा ये हो सकता है कि रीड हो सकता है, उसको सिर्फ अपने रीड करते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि एक ही वक्त में अगर तो रीड कर रहे हैं तो वो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर रीड और अपडेट एक ही वक्त में हो रही है, आप क्या करेंगे, उसका उसका क्या सोल्यूशन कर लेंगे? एक यूजर जो है वो रीड कर रहा है, दूसरा अपडेट कर रहा है, तो क्या होगा? अब ये हो सकता है कि अगर फर्ज करें कि एक यूजर रीड कर रहा है और उसी वक्त में डाटा अपडेट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए? तो ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, और ये जो फाइल बेस्ड अप्रोच है ये इसका इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि फर्ज करें कि एक कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, और उसी वक्त में जो है ना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उस कस्टमर को कोई बिल पे कोई सेंड कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो दो बिल्कुल आइसोलेटेड है एक दूसरे से, तो इनको नहीं पता होगा, और ना ही इनके प्रोग्राम्स में आपस में जो है ना कोई किसी तरह की कोऑर्डिनेशन है, तो ये टोटली आइसोलेशन में जो है ना ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है कि सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा। व्यूज एक्चुअली क्या होते हैं कि यूजर होते हैं ना, तो यूजर्स को उनको उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, तो प्रिविलेजेस के बाद जो है ना फिर उनको पता चलता है कि कौन सा यूजर कौन सा डाटा जो एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है। तो इस तरह से होता है कि हर यूजर को सारा डाटा जो है वो नहीं दिखाया जाता, उसके लिए व्यूज जो है ना वो क्रिएट किए जाते हैं। तो व्यूज ये करते हैं कि उस यूजर के प्रिविलेज के मुताबिक जितना डाटा हम उसको दिखा सकते हैं सिर्फ वही दिखाते हैं, तो उसके अलावा हम उसको नहीं दिखाते। उसको हम क्या कहते हैं? व्यूज कहते हैं। व्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि इनको आप कह सकते हैं कि दीज आर टेम्परेरी टेबल्स। ये टेम्परेरी टेबल होते हैं जो क्रिएट होते हैं, और इनमें जो व्यूज में जो डाटा है वो एक टेबल से भी आ सकता है, और मल्टीपल टेबल से भी डाटा जो है इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, ये हमने सारे उसके ड्रॉबैक्स देख लिए, तो हम आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ। तो डेटाबेस क्या है? क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इंटीग्रेटेड डाटा फाइल्स, उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कह देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि दो तीन चीजें और होती हैं, सिर्फ डाटा नहीं होता, उसके अंदर मेटा डाटा होता है, विच इज डाटा अबाउट डाटा, कि जी डाटा किस टाइप की फील्ड क्या है, कि इस पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए है। फिर हमारे पास डाटा डिक्शनरी होती है, कुछ ओवर हेड डाटा होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है कि जो उसको आप कह लें कि एक जनरली होती है। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी होगी तो ये आपको पता है कि क्लास जो है ना ये एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना वो हम ये सिर्फ बता रही होती है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा। तो ये सिर्फ उसका उसका स्ट्रक्चर बता रही होती है, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट को जो है ना वो ये डिफाइन नहीं कर रही होती, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है। इसके बारे में सारे सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से आगे जो है वो हमने देखना है। तो डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि आइसोलेशन नहीं होती है, हमारे पास सेंट्रली एक सेंट्रल रेपोजिटरी होती है, और डाटा की डाटा इज मैनेज बाय कंट्रोलिंग एजेंट। एक कंट्रोलिंग एजेंट जो है ना अभी हम आगे चल के देखेंगे, उसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। उसका जो है ना एक स्टैंडर्डाइज वे होता है कैसे डाटा को स्टोर करना है, किस तरह से उसको जो है रिट्रीव करना है, कैसे करना है। उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली डाटा को एक्सेस जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये सारे काम जिस प्रोग्राम किस कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए किए जाते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी तक हमने जो देखा है कि जी एक तो होता है डाटा विच आर रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये डाटा को आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दिस इज नॉट द प्रोग्राम। ये स्ट्रक्चर को बता रहा होता है कि आपके डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरी चीज है आपके पास DBMS, ये सॉफ्टवेयर है, दिस इज द प्रोग्राम।
तो ये इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये तीनों चीज़ें सेम जो है वो नहीं है। डाटा इज जस्ट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डाटा है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन, या आप कह लें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं डेटाबेस। और डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर है जो कि ये इसको मैनेज कर रहा होता है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अब इसके फंक्शन आगे चल के पढ़ेंगे, तो उस सब को जो मैनेज कर रहा होता है दैट इज आवर डीबीएमएस। सर फाइल की लोकेशन हमें पता लग जाती है, मीन्स कि वो किस तरह से मैनेज हो रहा है? फाइल की लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया ना, वो इस तरह से होती है कि डेटाबेस सर्वर होते हैं आमतौर पे। वो अगर जी ठीक आपका है बहुत सर। ज़्यादा डाटा है तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि हम उसको उस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ना, वो हम कहते हैं। सर्वर आमतौर पे जो है ना एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग पावर और उसकी जो कह लें कि जो एक तरह से कह लें कि उसकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें इस तरह से होता है कि जो आपका ये फर्स्ट करने की इसको आप डीबी सर्वर कह लें। सर्वर की डिफरेंट टाइप होती है। अगर वो डेटाबेस उस पर आपने स्टोर किया हो तो उसको हम डीबी सर्वर कह देंगे। अगर आपने उस पर ईमेल वगैरह का किया हुआ तो हम उसको मेल सर्वर कह देंगे। ठीक है, इस तरह से उसको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। तो ये सर्वर आम इस तरह से होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि लेट्स से कि अगर जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारा डाटा बहुत इनॉर्मस है, तो उसको हम अपने ये सिंपल जो डेस्कटॉप सिस्टम है इस पे स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने फिर सर्वर हायर किया हुआ है, सर्वर पे हमने वो सारा डाटा जो है वो रखा हुआ है। तो उसकी वजह ये कि वो सिक्योर भी है वहाँ पे। हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स के जरिए जो हमारे ये जो जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है दे आर एक्चुअली क्लाइंट्स, तो क्लाइंट के जरिए हम उसको जो है ना वो एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ऐसे पता चल सकती है कि अगर तो आपने कुछ अगर इतना ज़्यादा आपका एक्सटेंसिव डाटा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपने अपने ऑफिस में कहीं पर रखा हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज योर डेटाबेस सर्वर। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको जो है ना मैंने बताई थी कि डेटाबेस जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, डाटा नॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज है टू फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। और अगर डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो उसमें डीबीएमएस प्लस डेटाबेस दोनों चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, तो वो एक सिस्टम जो है ना वो एक पूरा जो है वो बना लेते हैं। ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे वो जो हमने फाइल जो बेस अप्रोच थी और उसमें क्या डिफरेंस था। तो अगर आपको वो थोड़ा सा रिकॉल करें, जो पहले इससे पहले एक स्लाइड थी, तो उसमें सेल्स डिपार्टमेंट का अपनी पूरा सिस्टम था और कॉन्ट्रैक्ट का अपना था। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक ही डेटाबेस है, दिस वन, ये एक डेटाबेस है। अब आप देखिए कि यहाँ पे टेबल भी लैदा लैदा नहीं है, एक एक टेबल है। ये देख लें कि पहले वो टेबल जो है ना वो रिपीट हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे। और उसमें जो फील्ड्स थी जो इसमें ये जो फील्ड्स थी, ये भी किसी में कम थी किसी में ज़्यादा थी। तो अब हमने इसको जो है ना ये एक्चुअली समझ लें कि इस डेटाबेस के अंदर चार टेबल्स हैं। एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है, एक प्राइवेट ओनर का टेबल है, क्लाइंट का टेबल है, लीज का टेबल है। तो इसके अंदर फील्ड्स हैं या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो ये सारे यहाँ पे हैं। स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, ये सारे इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें क्या है कि इस ये आपकी फाइल, ये एक फाइल है। दिस इज अ सिंगल सिंगल कलेक्शन, आप कह लेंगे जस्ट सिंगल व्यू आपका जो होगा ना वो आपका एक होगा, जस्ट वन व्यू होगा, सेपरेट जो है ना वो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो डीबीएमएस है इस डेटाबेस को सारी जो एक्सेस है उसको ये डीबीएमएस कंट्रोल कर रहा है। आपको खुद से कुछ करने की जरूरत जो है वो नहीं है। आप यहाँ पे फ्रंट एंड बनाएंगे और वो उस फ्रंट एंड के जरिए आप अपनी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी रिक्वेस्ट हैं, वो आप डीबीएमएस को भेजेंगे। डीबीएमएस जो है फिर डाटा रिट्रीव करके वो फिर आपको सेंड करेगा। तो ये अभी ये देख लें कि इसमें इसमें क्या है कि एक तो डुप्लीकेशन नहीं हो रही, दूसरी ये कि यूनिफाइड आइसोलेशन नहीं है। एक चीज़ जो है ना कलेक्शन है, शेड है, और एक जगह पे जो है वो पड़ी हुई है। और ज़रूरत के मुताबिक जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा उसमें से एक्सेस जो है वो कर सकता है। सेल्स वाले अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है ना वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसके ये इस तरह से देख लें। ये इसका एक और है कि ये जो पूरा ये जो रेक्टेंगल है ये एक्चुअली पूरा आपका डेटाबेस सिस्टम है। और इससे इससे बाहर जो है ये आपके यूजर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं। यूजर्स यानी कि जो एंड यूजर्स हम उनको कहते हैं। प्रोग्रामर्स वो होते हैं जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं। तो हम जो है ना वो क्या करते हैं कि हम डेटाबेस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर डेटाबेस सिस्टम आगे जो है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के साथ करता है। और फिर जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो आगे जो फिजिकल डाटा जहाँ पे स्टोर हुआ है वहाँ पे उसके साथ जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है,
तो हमारी किसी भी यूजर की डायरेक्ट जो है वो डेटाबेस तक एक्सेस या फाइल तक एक्सेस जो है नहीं होती। जो भी एक्सेस होती है वो इसके थ्रू होती है, जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू जो है वो एक्सेस होती है। ठीक है। तो एक अब अगर आप देख लें तो ये एक इसको हम रिलेशन कहते हैं, टेबल कह देते हैं या रिलेशन कह देते हैं। तो दिस इज अ रिलेशन। ये जो है ये उसका मेटा डाटा उसके मतलब ये हमने कहा था कि डाटा उसमें न सिर्फ डाटा नहीं होता बल्कि डाटा के मतलब डाटा होता है जिसको मेटा डाटा कहते हैं। तो इसमें फर्ज करेंगे वो कह रहे हैं कि जी ये इसके अंदर ये 5 टेबल में स्टूडेंट का कोर्स, सेक्शन, ग्रेड रिपोर्ट और प्री रेक्विजिट। तो इसके अंदर कितने कॉलम है? स्टूडेंट के अंदर 4 कॉलम है, कोर्स के अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं। फिर उसमें बताया कि कॉलम्स कौन कौन से हैं। कॉलम नेम का कॉलम है, उसकी डाटा टाइप क्या है और किस रिलेशन से बिलोंग करता है। स्टूडेंट नंबर है, इसकी डाटा टाइप क्या है और ये किस टेबल से बिलोंग करता है। तो इस तरह इसको मेटा डाटा कहते हैं। दिस इज मेटा डाटा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने अगर कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, जैसे ये देखिए करेक्टर 30, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम जो है ना इसकी जो मैक्स होती है वो 30 करेक्टर्स तक जो है ना हो सकता है। स्टूडेंट नंबर जो है ना 4 करेक्टर का हो सकता है। इंटीजर जो है वो 1 इस तरह से है। इस तरह कोर्स नेम जो है वो 10 करेक्टर का हो सकता है। तो आप डिफरेंट कॉन्स्टेंट भी इस पे जो है वो लगा सकते हैं, वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम जो है वो आप इस पे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ 2 मिनट मुझे दें जरा। तो फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं कि जी टिपिकल डेटाबेस फंक्शनैलिटी क्या है। अ, ये सब सब चीज़ें जो है ना ये हमने बहुत डिटेल से हमने इसको जो डिस्कस करना है अगले लेक्चर्स में जाके। तो अभी ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो ये कि आपने ये करना है कि आपने एक डेटाबेस डिफाइन करना है और उसमें आपने इन टर्म्स ऑफ डाटा टाइप, स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें करनी है। बेसिकली हम करते क्या है कि एक हम जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आपने थोड़ा सा अभी आपने पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कि नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा अभी है। भी है? पढ़ा है सर। पढ़ लिया है ना आपने? तो उसमें इस तरह जी। से होता है ना कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट अपना थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि किस चीज़ के बारे में आप जो है ना वो किस चीज़ का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने डिफरेंट एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एंटिटीज़ क्या हैं। और उसके बाद ये कि उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं वो देखने हैं आपने कि एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। और इसके अलावा जो है ना वो फिर आपने ये देखना है कि इन एट्रीब्यूट्स पे कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और ये किस टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इनकी इनकी डाटा टाइप वगैरह क्या है। ये सब चीज़ें जो है ना ये आपने देखनी है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये एंटिटीज डिफरेंट एंटिटीज होती हैं तो इनकी फिर आपस में जो है ना वो रिलेशनशिप भी होती है। तो वो रिलेशनशिप जो है वो किस टाइप की है, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपने डिफाइन करनी है। तो फिर वो आपका एक डेटाबेस जो है ना वो बन जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा टेबल होंगे और वो टेबल जो है ना फिर आपस में कनेक्टेड होंगे। ये नहीं कि टेबल आइसोलेटेड टेबल होंगे, टेबल जो है वो आपस में कनेक्टेड टेबल जो है वो होंगे। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्ट और लोड द इनिशियल डेटाबेस कंटेंट्स ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम जैसे हार्ड डिस्क वगैरह पे। फिर आपने उसको मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि रिट्रीवल ये होता है कि ऑलरेडी डाटा उस पर स्टोर होता है। तो नॉर्मली उसका इंसर्शन का तरीकेकार क्या होता है कि आपका एक फ्रंट एंड होता है। वो आप किसी भी जैसे कि पीएचपी वगैरह में काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। तो आप एक फ्रंट एंड बनाते हैं, वो उसमें फॉर्म्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स होते हैं। उन फॉर्म्स के जरिए जो है ना आप डाटा इंसर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जब डाटा इंसर्ट हो जाता है तो फिर आपने उससे जो डाटा एक्सेस करना होता है वो क्यूरीज के जरिए करना होता है। कि आप क्यूरीज लिखते हैं, जिस तरह से हमने सीक्वल की बात की थी। ये सीक्वल एक स्क्रिप्टिंग एक तरह की लैंग्वेज है और उसके इसके जरिए आप डेटाबेस में से डाटा जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन ये क्यूरीज के नतीजे में जो जो आपको डाटा मिलता है वो आपकी फिर रिपोर्ट्स होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है ना बेसिकली। वो जो हम डाटा हमने बात शुरू में बात की थी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन होती है। ये सारा डाटा नहीं होता है, ये उस सारे डाटे में से अकॉर्डिंग टू क्यूरी जो डाटा उस क्यूरी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो फिर उसको जो है ना वो हम उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जी ये सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट। ये स्टूडेंट का एक टेबल है वेयर। तो उसमें आप कह लें कि जी जेंडर इज इक्वल टू मेल एम। ये एक क्यूरी होगी।
अब इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ इस स्टूडेंट के टेबल को चेक करेगा, इसमें से जितने मेल स्टूडेंट है उनका सिर्फ रिकॉर्ड आपको जो है वो शो करवा देगा। यहाँ अगर आप कह लें, फर्ज करें कि और कर लें एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 20, या वो स्टूडेंट जिनके जो है ना फर्ज करें में हम इस तरह से लग देते हैं कि ऐड कर देते हैं उसको। आपको ये याद होगा कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए इसको जो है रिलेशन ऑपरेटर्स के जरिए कंबाइन कर सकते हैं, कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने किया है कि हमने कहा जी जेंडर इज इक्वल टू मेल और एज जो है वो 20 से ग्रेटर हो। तो अब ये उस हो सकता है, फर्ज करें कि अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हम अगर हम रखें तो अगर 50% भी स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम सिर्फ कहते हैं जी मेल स्टूडेंट तो आपको 500 रिकॉर्ड्स हैं वो मिलेंगे। फिर हम उसमें ये क्राइटेरिया लगा देते हैं कि जिनकी एज जो है वो 20 हो। 20 तो चले नहीं करते, हम ऐसे करते हैं कि 30 कर देते हैं। अगर 30 कर सकते हैं तो हो सकता है कि 500 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो इवनिंग में पढ़ते हैं कि जिनकी एज है वो 30 से ज़्यादा हो, बाकी सब हो सकता है कि वो 30 से कम क्यों। अब आप देखें कि 1000 में से आपको सिर्फ 20 रिकॉर्ड मिले आपको। तो दिस इज योर रिपोर्ट, ये सारी जो है ना वो रिपोर्ट। तो ये स्टेरी का मतलब ये होता है कि आपको सारी फील्ड्स चाहिए, जितनी भी फील्ड है सारी चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप ही कह सकते हैं कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। अब वो क्या करेगा कि सारी आपको सारी फील्ड्स नहीं टर्न करेगा, सिर्फ ये 4 फील्ड जो है टर्न करेगा। स्टैटिक लिख देंगे तो सारी करेगा, अदरवाइज जो है ना जो लिखेंगे सिर्फ वही करेगा। ठीक है। सो दिस इज द क्यूरिंग, इसको हम क्यूरिंग कहते हैं कि डाटा से क्यूरी कर रहे हैं। तो वो रिपोर्ट्स की फॉर्म में आपको डिस्प्ले होती है। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, एक्सेसिंग दी डेटाबेस थ्रू वेब एप्लीकेशन। ये भी हमने फ्रंट एंड की जो बात की थी वो मैं यही आपको बता रहा था, जो कि आप मैंने आपको कहा था कि फ्रंट एंड जो है वो PHP में जो है ना वो कर सकते हैं, और जावा में भी कर सकते हैं, C++ में भी कर सकते हैं। इस तरह की सब लैंग्वेजेस में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है कि आप डेटाबेस को कनेक्ट करके वहाँ से डाटा जो है उससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि जी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि इस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। तो ये हमने कहा था कि DBMS जो है ना ये एक प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और उसके अंदर मजीद जो है ना और सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब जिस तरह से हमने बताया कि इट enables the user to define, create and maintain and control access to the database। ठीक है। तो ये सारे काम जो है ना जनरली अगर आप देख लें तो क्या है, डेटाबेस को डिफाइन करना है, क्रिएट करना है, उसको मेंटेन करना है और उसकी एक्सेस को कंट्रोल करना है कि कौन सा यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। ठीक है जी। या दूसरा आप इसे कह सकते हैं कि एक और इसका ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम अगेन टू कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प टू मैनेज द डाटा कंटेंट्स। ठीक है। तो ये करता है कि मैनेजेस डेटाबेस स्ट्रक्चर, कंट्रोल एक्सेस टू डाटा, कंटेन्स क्यूरी लैंग्वेज, जिसके जरिए आप जो है ना वो डेटाबेस को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। तो टिपिकली ये सिनेरियो होता है, ये जो पूरे सिस्टम का सिनेरियो, सिस्टम वाइज अगर आप सिनेरियो देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये एंड यूजर्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डिफरेंट एंड यूजर्स, दे मे बी ओनली डिफरेंट लोकेशंस। ये क्या करते हैं कि ये रिक्वेस्ट करते हैं कुछ जो है ना वो उनको डाटा, और ये एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, उनके थ्रू जो है वो DBMS के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर है जिसमें मेटा डाटा है, ये टेबल्स हैं डिफरेंट, और ये सारा वो डाटा है, इसमें से जो है वो उसने डाटा जो है वो एंड यूजर्स को करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं कि सारे का सारा डाटा पकड़ा देना है, इट्स अकॉर्डिंग टू क्यूरी, क्यूरी के हिसाब से जो है जितना डाटा रिक्वेस्ट किया गया उतना, फिर ये भी चेक करना है कि उसको प्रिविलेज है, कितनी प्रिविलेज है, वो कितना डाटा जो है वो एक्सेस कर सकता है। पॉपुलर जो DBMS है मार्केट में SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, विजुअल फॉक्स प्रो है, ओरेकल है, पैराडॉक्स, बॉललाइन इंटरबेस है, इन्फॉर्मेक्स इन्फॉर्मेक्स है, साइबेस है। इसके अलावा ये मोस्टली ये सारे जो है ना ये रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अलावा जो है ना वो इसके अलावा और भी हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो नहीं करते, जैसे आपने वो मांगो DB का सुना होगा। इस तरह से जो है ना वो मतलब कुछ और भी हैं। ये जो हमने चूंकि हमने इस कोर्स में जो है ना वो सारे रिलेशनल डेटाबेस पढ़ने हैं, तो इसलिए हमने उन्हीं उन्हीं एग्जांपल्स का जो है वो जिक्र किया है।
अच्छा, तो इन्वायरमेंट में जो डीबीएस इन्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इन्वायरमेंट किससे मिलकर बनता है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर में वो कंप्यूटर सारे आ जाते हैं जिन पे आप डाटा स्टोर करते हैं। क्लाइंट सर्वर की एक से ज़्यादा बार जो है बात हो चुकी हुई है कि टिपिकली ये क्लाइंट सर्वर मोड में काम करता है, कि जिसमें डाटा आप अपना जो है वो एक कंप्यूटर पे रखते हैं, जिसको कि आमतौर पे हम डीबी सर्वर जो है वो कह देते हैं। और फिर इसके ज़रिए फिर डिफरेंट जो एप्लीकेशन होती हैं, डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो रिमोट लोकेशन पे भी हो सकते हैं। तो फिर ये क्यूरीज के ज़रिए जो है इस डेटाबेस से डाटा को जो है वो एक्सेस करते हैं। सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन प्रोग्राम, डाटा है, स्कीमा, सब स्कीमा, टेबल, एट्रीब्यूट्स, पीपल है, उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसके अलावा डेटाबेस डिज़ाइनर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, एंड यूज़र है। एंड यूज़र की जो है ना वो कुछ होते हैं जिनको नाइव यूज़र्स कहते हैं, यानी कि जो ज़्यादा वो इतने इतने एक्सपर्ट यूज़र नहीं होते। अब जिस तरह से बैंक में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो हो सकता है उसको कंप्यूटर का ज़्यादा आइडिया ना हो, सिर्फ उसको इतना सिखा दिया जाता है कि उसने किस तरह से यूज़ करना है थोड़ा सा। प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स बेसिकली जिस तरह से फंक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं तो वो होते हैं। तो ये आप ऑटोमेटिकली इसको ट्रिगर कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि आप ये लिखे तो फिर इनको ऑटोमेटिकली ट्रिगर जो है वो कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, लॉग ऑन, लॉग ऑफ, बैकअप, रिकवरी। तो जिस तरह से बैकअप के लिए आप प्रोसीजर लिख सकते हैं कि हर घंटे बाद बैकअप लेना है, हर एक दिन के बाद लेना है, एक हफ्ते के बाद लेना है, जब भी लेना है वो सारा आप जो है उसमें बता सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आ गया, ठीक है। तो दीज आर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर पे होते हैं। ये जो है दीज आर ह्यूमन, ये डाटा जो है इनके दरम्यान में ये एक तरह से ब्रिज का काम जो है कर रहा होता है। अच्छा, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो है वो थोड़ी सी डिटेल है। तो कैन रेंज फ्रॉम अ पीसी टू नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डीबीएमएस इटसेल्फ, और डाटा जो है स्कीमा हम उसको कहते हैं, बेसिकली जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो ये हम डिटेल से देखेंगे कि स्कीमा का क्या मकसद है हमारा, किस तरह से हम उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आल्सो सिस्टम कैटलॉग कंटेन्स द डाटा सच एज द नेम्स ऑफ द ऑथराइज्ड यूजर। कौन कौन से यूजर हैं जो उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने एक से बार ज़्यादा बार जिक्र किया है कि डेटाबेस का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए जिस मर्जी को एक्सेस कर ले। अब बाकायदा प्रिविलेजेस डिफाइन होती हैं, फिर उस प्रिविलेज के मुताबिक ही आप डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर्स हैं, इंस्ट्रक्शन एंड रूल दैट शुड बी अप्लाइड टू द डिजाइन यूज डेटाबेस एंड द यूज ऑफ डीबीएमएस। पीपल कौन कौन से हैं? डाटा है, डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बाजू का इस तरह से होता है कि अगर बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डाटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और होता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है क्योंकि आपके डेटाबेस के डिज़ाइन से रिलेटेड काम कर रहा होता है कि टेबल कौन से होंगे, उसमें फील्ड कौन सी होंगी, उस पर कंस्ट्रेंट कौन से लगेंगे, फील्ड्स की डाटा टाइप क्या होगी, इस चीज़ को टैकल कर रहा होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली डीबीएमएस की जो फंक्शनलिटी है उससे रिलेटेड होता है। लेकिन मोस्टली जो है ना वो ये होता है कि ये दोनों ना सेम ही होते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों सेम है। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें इस तरह से होता है कि डाटा या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो दो डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये हम बात कर चुके हुए हैं कि डाटा इज डिफरेंट थिंग और डेटाबेस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर है। ये लॉजिकल फिजिकल को इस पे उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है और फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको ये सिर्फ इतना बता देता हूँ कि लॉजिकली हम ये समझते हैं कि जो टेबल में जो डेटाबेस डाटा है वो टेबल की फॉर्म में होता है, यानी कि एक एंटिटी पर एंटिटी एक टेबल होता है, और टेबल में जो है ना वो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन अब फिजिकली वो डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, ये चीज़ जो है ना ये डिफरेंट होती है। जिस तरह से अभी अभी डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये होता है कि टेबल को हमने किस तरह से करना है, उसको ट्री बनाना है या ग्राफ बनाना है, उसकी क्यू बनानी है। तो ये को किस किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर जो है ना ये बेसिकली टेबल भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो ज़रा एडवांस लेवल पे इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, तो अब इस टेबल को हमने किस तरह से स्टोर किया हुआ है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया हुआ है, दैट इज़ द फिजिकल, जो फिजिकल डिज़ाइन है उसको हम कहते हैं। फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं जो आमतौर पर फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड प्रोग्राम करते हैं, और फिर एंड यूज़र आ जाते हैं।
ठीक है जी। तो ये आप देख लें कि ये डिफरेंट रोल्स हैं उनके, काफ़ी डिटेल से जो है वो है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हार्डवेयर है, ये डीपीएमएस है, ये डाटा है, आपका एक्चुअल डाटा है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसके ज़रिए एंड यूज़र भी कर रहे हैं, ये जो प्रोग्रामर्स हैं ये एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं, उनके ज़रिए आप डीपीएमएस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर नॉट कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल्स हो सकती हैं, सिंपल पेपर फाइल जो है वो हो सकती हैं, और इसके अंदर जो है ना सारे प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं। और ये जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है या डेटाबेस डिज़ाइनर है, वो आपका डेटाबेस एक्चुअली जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका पूरा एक डीबीएमएस इन्वायरमेंट जो है वो फिर क्रिएट होता है। अम, तो जो कंसर्न है डेटाबेस यूजर के वही है कि वेयर इज इंफॉर्मेशन केप्ट, हाउ इज डाटा स्ट्रक्चर, हाउ इज डाटा केप्ट कंसिस्टेंट, हाउ इज डाटा स्क्राइब्ड, हाउ इज डाटा केप्ट सिक्योर, हाउ टू डिफरेंट पीसेस ऑफ डाटा इंटरलेट। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअली वही बात है कि जो हमारा डीपीएमएस है वो सारे इन कंसर्न्स को एड्रेस करता है, कि उसने इसमें सारी डिटेल होती है कि ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरह से मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल के अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो अगर मैं एज एज कंपनी में मेरी कंपनी है और मुझे इस चीज़ से कंसर्न है कि कोई अनऑथराइज यूज़र इसको एक्सेस ना करे, तो ये डीबीएमएस का काम होता है, वो इस चीज़ को सारे को जो है वो करता है। ठीक है, और जो यूजर्स हैं ये हमने थोड़ा सा पहले भी देख लिया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इज रिस्पॉन्सिबल ऑथराइजिंग एक्सेस टू डेटाबेस, फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूजेस, एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग इट्स यूज एंड मॉनिटरिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। Database designers and they are responsible to find the content, the structure, the constraint and function or transaction against the database. They must communicate with the end user and understand their needs. तो फिर फाइनली एंड यूजर होते हैं। ठीक है, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डिजाइनर ये जो है ना ये सेम लोग ही होते हैं, और वही काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो हाँ, इसी तरह से यूजर्स की टाइप्स हैं, जो एंड यूजर की टाइप हैं, कैजुअल यूजर्स होते हैं जो कभी कभार यूज़ करते हैं, नाइव यूज़र होते हैं जो कि आप इसे कह लें कि अभी नए नए यूज़र होते हैं। जैसे बैंक क्लर्क की एक एग्जांपल है कि वो मतलब मोस्टली कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनको इतना नहीं पता होता कि कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये इस तरह से चेक क्लियर करना है तो ऐसे करना है, चेक को डिसऑनर करना है तो ऐसे करना है, इस तरह से इतनी चीज़ें उसको जो है वो बता देते हैं। तो जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं, जो कि जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, और वो चेंजेस भी कर सकते हैं, समटाइम वो खुद से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टैंड लोन यूज़र हैं जो कि आम यूज़र, जैसे आप लोग अपने यूनिवर्सिटी का कोई जो एलएमएस वगैरह को एक्सेस करते हैं, यू आर एक्चुअली स्टैंड लोन यूज़र। ठीक है, और इसके अंदर इसके जो है वो जो इसके फंक्शंस होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर की भी लैंग्वेज है, सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटेग्रिटी सिस्टम है, कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम है, बैकएंड रिकवरी और व्यू मैकेनिज्म। अब ये एक्चुअली ये सारे जिस तरह से हमने बात की थी ना कि कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो डेटाबेस को उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज होती है। डेटा मैनिपुलेशन जो है वो अगर आपने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने रिमूव करने उसके लिए यूज होती है। इस तरह स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हुए एक यूनिफाइड लैंग्वेज है जिसके जरिए आप डाटा को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम ऑथराइज करता है यूजर्स को कि किस यूजर को कितनी कितनी प्रिविलेज जो है वो देनी है। इंटेग्रिटी सिस्टम इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो कंसिस्टेंट रहे, उसमें किसी तरह की इनकन्सिस्टेंसी जो है वो ना आए। कंकरेंसी कंट्रोल का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि ये कंकरेंसी कंट्रोल की एग्जांपल है। तो मैंने आपको ये कहा था कि फर्स्ट करें कि एट अ सेम टाइम रीड और अपडेट हो रहा है, एक एक यूजर जो है वो डाटा रीड कर रहा है, दूसरा अपडेट कर, अब क्या होगा, या फर्ज करें कि दोनों यूजर जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम डाटा को अपडेट कर रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि एक बैंक अकाउंट है, और एक यूजर क्या करता है कि एट द सेम टाइम जो है ना वो एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर रहा है, और उसके साथ साथ जो उसकी मोबाइल ऐप है
वो उसके जरिए भी ट्रांजेक्शन जो है ना वो प्रोसेस करे। ठीक, अब क्या होगा इसका इसका क्या इसमें क्या हो सकता है जी? एनीबॉडी, जनरल सा बिल्कुल कॉमन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें? उसके अकाउंट फर्ज करें कि उसके अकाउंट में इस वक्त जो है ना 25,000 बैलेंस है। नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो 25,000 की ट्रांजेक्शन जो है ना एक टाइम में अलाउ करते हैं। तो अब बताएं जी क्या हो सकता है? वो एट अ टाइम उसने एटीएम से भी 25,000 की उसने कर दिया, और उसके साथ ही वो मोबाइल ऐप से भी किसी को ट्रांसफर कर रहा है, किसी को पे कर रहा है, 25,000 पे कर रहा है। क्या होगा इसमें जी? सर काफी क्वेश्चन सोचना की नहीं पूछने समझ आई। जी। सर वो सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर दें, क्वेश्चन की नहीं समझ आई सही। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है, उसका बैंक अकाउंट है, उसमें 25,000 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, एट अस टाइम वो क्या करता है कि वो फर्ज करे कि अपने किसी दोस्त की हेल्प लेता है, उसको कहता है कि तुम मोबाइल से ये 25,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो, और उतनी देर में 25,000 जो है उसकी एटीएम के जरिए ट्रांजेक्शन करता हूँ। ठीक है, और किसी तरह से वो मैनेज कर लेता है कि ये दोनों टास्क जो हैं वो एट अ टाइम जो है ना वो परफॉर्म हो, यानी कि बिल्कुल पैरेलल में, बिल्कुल टाइम उनका सिंक होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, क्या क्या होना चाहिए इसका जी? सर अगर वो पहले मोबाइल ऐप से कर लेगा तो वो एटीएम से नहीं कर सकता। मीन्स अलाउ ही जो है एक टाइम पे 50,000 है। नहीं, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ना कि अभी डाटा पीछे अपडेट ही नहीं हुआ। अभी जो डाटा है ना वो अपडेट नहीं हुआ, अपडेट अभी हुआ ही नहीं है। अभी उसने जस्ट अभी किया, जाहिर बात है उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। सर ठीक है, बैलेंस ट्रांजेक्शन 25,000 है। बैलेंस 25 तो मैंने इसलिए कहा है कि आमतौर पे इस तरह से होता है कि 25 की एक ट्रांजेक्शन हो जाती है। एटीएम से अगर आप जी कैश सर। विड्रॉ करते हैं ना 25,000 हो जाता है वो। मोबाइल ऐप पे तो ट्रांसफर एक से ज्यादा होता है। अच्छा ये चले, मैं आपको थोड़ा सा तो सर मैं बताता हूँ जी। जी बेटा। एरर आ जाएगा कि मतलब कि योर अमाउंट एक्सीडेड विद योर करंट बैलेंस। अच्छा वो ये एक्चुअली यहाँ पे जो डेटाबेस अप्रोच है ना वो यहाँ पे काम आती है, क्योंकि ये सारा जो है ना ये सेंट्रलाइज्ड एक है। यानी कि आपका डेटाबेस जो है ना, जिस तरह से भी हम देखते हैं कि एक सेंट्रल एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस करें, कहाँ कहीं से भी एक्सेस करें, ये एटीएम है, ये आपका मोबाइल फोन है, कहीं से भी इसको एक्सेस करें। ये जो है ना इन दी एंड रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी है? वो एक ही कंप्यूटर पे जानी है। अच्छा अब उसमें क्या होगा कि ये सारे जो ये जो चीज़ आ जाती है ना, ये आ जाती है कॉन्करेंसी कंट्रोल में। जैसे ही ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है ना, अब जैसे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन होती है, जब आप एटीएम कार्ड में उसमें इंसर्ट करते हैं ना एटीएम मशीन में, तो उसमें से वो आपका डाटा रीड कर, फिर वो आपसे पूछता है कि अपना पिन बताएं, आप पिन बताते हैं, ये एक्चुअली ऑथेंटिकेशन हो रही थी। अच्छा जब जैसी ऑथेंटिकेशन होती है ना, तो वो फौरन आपका जो अकाउंट है ना वो लॉक हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट आपका क्या हो गया? वो लॉक हो गया। लॉक होने का मतलब ये है कि अब ये मेरे ख्याल में दिस दिस इज वेरी, इसके इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस तरह से हो कि अगर आप दो डिफरेंट सोर्सेज से इंटरनेट पे, दो डिफरेंट सोर्सेज से अगर आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो एट द सेम टाइम जो है ना वहाँ पे पहुंचे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो जरूर होगा, चाहे वो माइक्रो सेकंड का डिफरेंस हो, डिफरेंस जरूर होगा। तो जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी तो उसमें फिर क्या होगा कि आपका फोन अकाउंट आपका लॉक हो जाएगा। जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक जो है अकाउंट आपका लॉक रहेगा, और उस दौरान में कोई और ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो आपको वेट पे रखेगा, वो आपको कहेगा जी प्लीज वेट, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक आप कोई नई ट्रांजेक्शन इनिशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से ये इस तरह से होता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल क्या एट द सेम टाइम जो है वो आप कर लें, और फिर आप यानी एटीएम से भी 50,000 निकलवा लें और 25,000 निकलवा लें, 25,000 किसी को ट्रांसफर भी कर दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कंकरेंसी कंट्रोल ये अब इतना डेवलप हो चुका हुआ है कि अब इसमें चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट करें कि दो यूजर अगर एट द सेम टाइम डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, तो और एक जो है वो कोई रीड कर रहा है, तो ये फिर उसको उसको जो है ना होल्ड पे रखा जाएगा जब तक ये डाटा वो अपडेट हो जाता है, कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं आ जाता डाटा जो है वो नहीं उसको भेजा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि वेट करें, अभी जो डेटाबेस है वो अपडेट हो रहा है। इसी तरह से बैकअप एंड रिकवरी होता है।
बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी की भी वक्त फॉल्ट आ सकती है, कोई मसला उसमें आ सकता है। तो उसके लिए करते हैं कि आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जैसे मेन फ्रेम्स की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, तो मेन फ्रेम में क्या होता है कि एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क होती है, और उसकी जो भी डाटा स्टोर हो रहा था उसकी हम एग्जैक्ट एक कॉपी जो है वो बना रहे होते हैं, ताकि इन केस के अगर जो प्राइमरी हार्ड डिस्क है उसमें कोई मेल फंक्शन करती है, तो हम जो है ना उसका अल्टरनेट जो है ना वो हम कर सकें। व्यू का मैंने आपको बता दिया था, ये टेम्परेरी टेबल्स होते हैं जो कि आपकी क्यूरीज के नतीजे में डाटा आपको जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटी की एग्जांपल थी। उनका जो डेटाबेस है उसमें क्या है कि स्टूडेंट का टेबल है, एक एक उसमें टेबल होगी, हम इसको टेबल या रिलेशन हम कह देते हैं। कोर्स का एक टेबल होगा, सेक्शन का होगा, ग्रेड रिपोर्ट का होगा, प्री रिक्विजिट का होगा। ठीक है, ये उसके ये देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है कि कोर्स का टेबल है, उसमें कोर्स का टाइटल है और उसका कोड है, क्रेडिट आवर्स कितने हैं, किस डिपार्टमेंट में है, इस तरह से सारा आगे। सेक्शन क्या है, सेक्शन का आइडेंटिफायर क्या है, और उसका कोर्स नंबर क्या है, सेमेस्टर क्या है, ईयर क्या है, और इंस्ट्रक्टर कौन है, ये आ गया। ग्रेड रिपोर्ट है, स्टूडेंट का नंबर क्या है, उसका सेक्शन क्या है, उसका ग्रेड क्या है। इस तरह से प्री रिक्विजिट क्या है कि कोर्सेज हैं उसका कोई प्री रिक्विजिट है या नहीं है, तो ये चीज़ आ गई। एडवांटेजेस क्या है, कंट्रोल रिडंडेंसी, डाटा जो अननेसेसरी रिपीट नहीं होता है, डाटा कंसिस्टेंट होता है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि कंसिस्टेंट रहेगा डाटा, कहीं पे अनोमलीज नहीं होंगी, तो ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। सिक्योरिटी होती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल की भी हमने बात की है, बैकअप एंड रिकवरी की बात की थी हमने। डाटा स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डाटा शेयरिंग और कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल होता है उसमें। प्रोडक्टिविटी आपकी इन्हांस होती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये है कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट जो है या ज़्यादा जो है ना वो उससे बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। मेंटेनेंस उसकी आसान होती है। अब मेंटेनेंस का मतलब है अगर आपने कुछ चेंज करनी है तो वो इजीली चेंज जो है वो कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि कम्प्लेक्सिटी है, उसका साइज है, उसकी कॉस्ट आ गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कन्वर्जन कोड, परफॉर्मेंस के हवाले से होता है, वनरेबल भी होता है वो। तो ये कुछ उसके हैं। कम्प्लेक्सिटी इस सेंस में होती है कि जैसे जैसे आपका सिस्टम कम्प्लेक्स होता रहेगा उसमें टेबल्स आते रहेंगे, फिर टेबल्स को उनको कंसिस्टेंट रखना, फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर कंसिस्टेंसी के इश्यूज जो वो आते हैं। साइज बहुत ज़्यादा, क्योंकि वक्त के साथ साथ डेटाबेस ग्रो करता है, ये कभी भी श्रिंक नहीं करता, ये ग्रो ही करता है। अभी तक जितने भी जो है ना वो डाटा जो है ना वो ग्रो ही हो रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, क्योंकि डाटा जो हम उसको स्टोर करते जा रहे हैं उसको मेंटेन करते जा रहे हैं। तो जाहिर बात है उस पर कॉस्ट होती है, उसकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट है, उसकी हार्डवेयर कॉस्ट है, कन्वर्जन है। कि अगर आप पहले मैनुअल काम कर रहे हैं फर्ज करें, और मैनुअल से आप कंप्यूटर राइज पे अगर आप शिफ्ट होते हैं, तो अक्सर कंपनीज जो है ना इस तरह से शिफ्ट नहीं होती कि उनकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरे अलावा बाज़ का ये होता है कि लेजेसी सिस्टम्स होते हैं। लेजेसी सिस्टम्स का मतलब ये है कि पुराने दौर के जो सिस्टम्स हैं, जो मेन फ्रेम, जिस दौर में सिर्फ मेन फ्रेम होते थे, उस दौर में जो सिस्टम यूज होते थे, उसको अगर आप किसी मॉडर्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी काफ़ी जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो आएगी। परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू होते हैं कि जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो ये होते हैं। फिर जिस तरह से एक दो बार बात हुई थी कि हैक कर सकते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्युटली पॉसिबल है, हैकिंग हो सकती है। और उसका सबसे जो कॉमन सोर्स है वो है सीक्वल इंजेक्शन, उसको कहते हैं। कि उसमें जो सीक्वल है उसके अंदर कुछ जो फ्लॉज हैं जिनको हैकर्स एक्सप्लॉइट करके जो है डेटाबेस को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। जी। तो ये हमने अपना जो है वो ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन